आगे है बेटा, इसमें देखिए लेखक के अनुसार पुराने समय में उड़ने वाले जहाज़ों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, परंतु किसी भी शास्त्र में उनके निर्माण की विधि नहीं मिलती। इससे क्या स्त्री शिक्षा विरोधी उस समय जहाज न होने से इनकार कर सकते हैं? यदि शास्त्रों में स्त्री शिक्षा का अलग से प्रबंध का कोई वर्णन नहीं मिलता तो हम यह नहीं मान सकते कि उस समय स्त्री शिक्षा नहीं थी। उस समय स्त्रियों को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार द्विवेदी जी ने अपने विचारों से स्त्री शिक्षा विरोधियों का उत्तर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? अपने शब्दों में लिखिए। स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कवादियों का यह कहना है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है उचित नहीं है। शकुंतला द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए कुछ कहना यदि अनर्थ है तो क्या यह उचित नहीं कि यदि पढ़ी लिखी स्त्री का अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया गया कार्य या विचार अनर्थ है तो पुरुषों द्वारा किया गया अनर्थ भी उनकी पढ़ाई लिखाई के कारण है। समाज को अपने कार्यों द्वारा गलत मार्ग पर ले जाना पुरुष ही करते हैं। डाके डालना, चोरी करना, घूस लेना, बुरे काम करना आदि पुरुष बुद्धि की ही उपज है, तो सभी स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए जिससे पुरुष भी अनर्थ करने की शिक्षा न ले सकें। लेखक ने शकुंतला के दुष्यंत के लिए कहे कटु वाक्यों को एक स्त्री की सम्मान की रक्षा के उपयोग के लिए वाक्य बताया है। सीता जी ने भी अपने परित्याग के समय राम जी पर आरोप लगाया था कि जब वह अपनी शुद्धता अग्नि में कूद कर सिद्ध कर चुकी थी तो लोगों के कहने पर राम जी ने उनका परित्याग करके अपने कुल के नाम पर कलंक लगाया है। सीता जी का राम जी के लिए यह आरोप क्या उन्हें गंवार सिद्ध करता है? वे महाविदुषी थी। एक स्त्री का अपने सम्मान की रक्षा के लिए बोलना उचित है। यह पढ़ लिख कर अनर्थ करना नहीं है। अनर्थ पढ़ाई लिखाई से नहीं अपितु यह हमारी सोच की उपज है। स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई से समाज और घर अनर्थ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों में अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और ये समाज की उन्नति में सहायक सिद्ध होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों के निबंध में से छांट कर लिखिए। ऐसे अंशों को निबंध में से छांट कर लिखना है। इसका उत्तर है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए निबंध में कई स्थानों पर व्यंग्य का सहारा लिया है। नाटकों में स्त्रियों का संस्कृत बोलकर प्राकृत भाषा बोलना उनके एपड़ होने का प्रमाण नहीं है। इसके लिए द्विवेदी जी ने कहा है कि वाल्मीकि रामायण में तो बंदर तक संस्कृत बोलते थे। बंदर संस्कृत बोल सकते थे तो क्या स्त्रियां नहीं बोल सकती थीं? यदि उस समय के जानवर तक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे तो स्त्रियां कैसे अनपढ़ हो सकती थीं? वे भी आम भाषा में संस्कृत ही बोलती होंगी। जब हम उस समय उड़ने वाले जहाज़ों का वर्णन पर विश्वास करते हैं तो उस समय स्त्री शिक्षा दी जाती थी। उस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? यदि उस समय की स्त्री शिक्षा पर विश्वास नहीं है तो दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। स्त्री शिक्षा विरोधियों के लिए स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ करना है। पढ़ी लिखी स्त्रियां समाज और घर दोनों का नाश कर देंगी। विरोधियों के लिए स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ करना है। पढ़ी लिखी स्त्रियां समाज और घर दोनों का नाश कर देंगी, इसलिए उनकी पढ़ाई उचित नहीं। तो उन पुरुषों के लिए द्विवेदी जी लिखते हैं, MA BA शास्त्री और आचार्य होकर पुरुष जो स्त्रियों पर हंटर फटकारते हैं और डंडों से उनकी खबर लेते हैं, वह सारा
सदाचार पुरुषों की पढ़ाई का सुफल है। इस स्त्री शिक्षा पर अपना विरोध प्रकट कर लोग देश के गौरव को बढ़ा नहीं कम कर रहे हैं। उनके अनुसार पढ़ना लिखना पुरुषों के लिए उचित है, स्त्री के लिए इस विषय में सोचना भी विष के समान है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट है। स्त्री का अपने सम्मान की रक्षा के लिए पुरुष को यदि कटु वाक्य बोल दिए गए तो यह अनर्थ नहीं है। सभी को अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री शिक्षा विरोध के अनुसार शकुंतला को दुष्यंत के कार्य का विरोध करना कटु वाक्य थे। यह उसकी पढ़ाई लिखाई का परिणाम है। तो क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप साक्षात मूर्ति हैं। इस प्रकार द्विवेदी जी ने निबंध में स्त्री शिक्षा के पक्ष में विरोधी की बात काटने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, जिससे उनकी बात सशक्त ढंग से दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। प्रश्न नंबर 4, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बेटा, पुराने समय में स्त्रियों, ये है बेटा प्रश्न नंबर 4, सॉरी वो गलत, थोड़ा पेज नहीं बदला गया था तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 है, इसका उत्तर है पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत नहीं है। उस समय बोलचाल और पढ़ने लिखने की भाषा प्राकृत थी। इस प्रकार आज हम हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं का प्रयोग बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के लिए करके हम स्वयं को पढ़ा लिखा, सुसभ्य, सुसंस्कृत बताते हैं। उसी प्रकार प्राचीन समय में प्राकृत भाषा का विशेष महत्व है। हम लोगों का प्राचीन साहित्य स्पष्ट प्राकृत भाषा में है और उसी साहित्य में हमें तत्कालीन समाज का वर्णन मिलता है। इसलिए हम प्राकृत भाषा में बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 5, परंपरा के उन पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखक का यह कथन स्वीकार करने योग्य है कि हमें परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हों। मनुष्य का जीवन अकेले नहीं चल सकता, उसकी जीवन यात्रा स्त्री पुरुष के सहयोग से चलती है। यदि जीवन रूपी गाड़ी का एक पहिया मजबूत और दूसरा पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों को ही समान रूप से जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के योग्य बनना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है यदि दोनों को शिक्षा, खान पान समान और मान सम्मान समान अवसर प्रदान किए जाएं। घरों में लड़के के जन्म पर खुशियां और लड़की के जन्म पर मातम नहीं मनाना चाहिए। लड़की की भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। संसार में जैसे लड़के के आने का स्वागत होता है वैसे ही लड़की के जन्म पर भी होना चाहिए। जब तक हम लड़की लड़के के भेद को समाप्त करके दोनों को समान रूप से नहीं अपनाते, भविष्य में उनकी जीवन गाड़ी भी ठीक से नहीं चल सकती। इसलिए हमें अपनी उन्हीं परंपराओं को अपनाना चाहिए जिनमें स्त्री पुरुष समानता की प्रतिष्ठा हो। प्रश्न नंबर 6, तब की शिक्षा प्रणाली यानी कि पुराने समय की यानी कि पुराने ज़माने की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बेटा, पुराने ज़माने में लोग स्त्रियों को शिक्षा देने के विरोधी थे। वे स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होना मानते थे। धीरे धीरे लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा और स्त्रियों को भी पढ़ाने लगे। शिक्षा के नाम पर स्कूल कॉलेजों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले विषय ही पढ़ाए जाते थे। अब शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आ गया है। विद्यार्थियों को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुख शिक्षा या रोजगारोन्मुख विषय भी पढ़ाए जाते हैं।
जिससे वे अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद स्वयं को किसी व्यवसाय अथवा कार्य में लगाकर आजीविका अर्जन कर सकें। स्त्रियां भी पढ़ लिख कर कुशल गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के साथ ही अनेक समाज एवं देश के लिए उपयोगी कार्य कर रही हैं। तो बेटा ये आपके अभ्यास के 6 क्वेश्चन हैं, ये आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, थैंक यू।